ओके, तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का था। तो आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम तुम लोगों को पहले मॉडल पीस का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। मॉडल पीस में हम पढ़ेंगे यूटीआई, मैकेनिक्स का पोर्शन भी शुरू करेंगे, पर थोड़ा सा हाँ ये न्यू चैप्टर है यूटीआई। मैकेनिक्स के बजाय हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया होगा इसका केमिस्ट्री से, बट फिजिक्स इसमें कैसे आ जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बेसिस पर हम इसको बताने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स चलते हैं। फिजिक्स का फिजिक्स क्या होता है, ये किसी को पता है? फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मतलब फिजिक्स इन जनरल किसे कहते हैं? केमिस्ट्री बता सकता है कोई? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ केमिकल। ऐसे हमने चेंजेस पढ़े हैं ना, चेंजेस दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल। जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी हमारी रहती है बेसिकली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली ऑल अबाउट जस्ट केमिकल चेंजेस, उससे रिलेटेड चीज़ें भी रहती हैं, उसी में हम एटम्स के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स क्या हो जाता है? फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। कोई भी चीज़ जो नेचुरली हो रही है उसके अंडरलाइन लॉज क्या है, किस बेसिस पर वो हो रही है, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स स्टडी ऑफ अंडरलाइन लॉज ऑफ ऑल द नेचुरल फिनोमेना। जितने भी नेचुरल फिनोमेना है सबको स्टडी करना कि वो किस वजह से हो रहे हैं, वो हमारा आता है फिजिक्स के पास। अब फिजिक्स में दो हमारी चीज़ें बहुत सी रहती हैं इम्पॉर्टेंट। एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शन। ये तुम्हारे लोग के सिलेबस के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बेसिस पर तो नहीं है, बट समझने के लिए हम जो भी चीज़ें देखते हैं फिजिक्स में ज़्यादातर यही करते हैं। फिजिक्स में तीन ही काम होते हैं। हम फिनोमेनन के लिए अंडरलाइन लॉस ढूंढते हैं, कोई फिनोमेनन क्यों हो रहा है, फिर अलग अलग लॉस को यूनिफाई करते हैं। यानी अगर हमारे पास चार लॉस हैं, मान लिया किसी चीज़ को करने के चार लॉस, उसको एक ही में कंबाइन कर दिया सिंगल लॉ। जिस सिंगल लॉ से हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास केपलर्स के लॉज हैं। केपलर के लॉज किसके लिए होते हैं? प्लैनेटरी मोशन के लिए, प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी मोशन के बहुत सारे लॉज हैं। गैलीलियो ने भी अपना एक लॉ दिया था, उसके अलावा और भी चीज़ों के लॉज हैं। बट अल्टीमेटली केवल न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे? 3। वो लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? सभी जगह अप्लाई होते हैं, ऑल द फिनोमेना। तो उन्होंने इसमें क्या करा, सारे लॉज को यूनिफाई करा। इसी तरीके से यूनिफिकेशन फोर्सेस का भी होता है और भी प्रोसेस होता है। रिडक्शनिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ें देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक से मतलब क्या होता है? हाँ, विजिबल चीज़ होती है, इतनी बड़ी स्केल की जो विजिबल है, वहाँ के फिनोमेनन को हम छोटे लेवल पर ले जाते हैं, एटॉमिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जितना उसको हम छोटे में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन बेसिकली किसके मोशन के बेसिस पे होते हैं? बड़ी बॉडीज के, प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं, कोई लार्ज ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है, तो उसके बेसिस पर हमने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप करी। इसके लिए बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एटॉमिक स्केल पर पार्टिकल्स होते हैं, उसके बेसिस। तो ये बेसिस जो चीज़ें हैं ये कई बार हमें देखने को मिलेंगी, तो इसके लिए मैंने इसको बता दिया, इसका खास कोई वैसे मेन अभी जो एक चीज़ है जो काम की है वो है फोर्सेस। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हमारे आसपास विजिबल स्केल होती है, जिसमें हम एवरीडे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर हमारे पास कितने टाइप के फोर्सेस हमें दिखते हैं? बहुत से टाइप के। कुछ फोर्सेस के नाम बताओ सभी लोग, अलग अलग कोई भी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और विंड फोर्स होता है ना, जिसमें से पढ़ा हुआ विंड फोर्स और कोई फोर्स, हाँ लॉरेंस फोर्स, ठीक है, वो भी फोर्स हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसे टाइटल होता है, बट फ्रिक्शन फोर्स। उसके अलावा टेंशन होती है, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, तो या स्ट्रिंग होती है। उसके अलावा जब कोलाइड होती चीज़ें तो कोलिजन फोर्स हो जाता है। सिंपल हमारा मस्कुलर फोर्स, हम अपनी मसल से हम कैसे मोशन करते हैं, कैसे हर चीज़ को मूव करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। और कौन सा फोर्स हो जाता है इसी तरीके से?
ढेर सारे फोर्स में सब कॉमन है। तो फिजिक्स में लेकिन क्या हम देखते हैं उन सभी को करा गया यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब है कि जितने भी ये सब फोर्सेस है, मस्कुलर फोर्स, विंड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, कोलिजन फोर्स, सुपरपोजिशन, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, देखा गया कि ये सारे फोर्सेस जो हैं ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस। नेचर में सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स हैं, वही फोर्सेस का एक्सप्रेशन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को जो नेचर में बेसिक है उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल से मतलब क्या है कि सारी चीज, एवरी फोर्स इज जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम दीज फोर्सेस। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फोर्सेस। जो जितने फोर्सेस का अभी तक हमने काम किया वो सारे फोर्सेस सिर्फ इनकी वजह से आते हैं। अभी तक के जितने माइक्रोस्कोपिक नाम लिए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन, इसमें सारे फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लाइक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। उसी तरीके से जो मसल से फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इसके अलावा जैसे कि कहीं से हाई प्लेस से, किसी हायर हाइट से कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो वो भी, उसके अंदर भी कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वेट की वजह से। तो ये हमारे सारे बेसिक फोर्स। इसके अलावा भी दो फंडामेंटल फोर्सेस और होते हैं। वो फंडामेंटल फोर्सेस क्यों हैं? क्योंकि वो फोर्सेस इन दोनों फोर्सेस से सेपरेट होते हैं। ये दोनों फोर्सेस उन फोर्सेस का कॉज नहीं है, उनका कॉज सेपरेट है। बट माइक्रोस्कोपिक स्केल पर वो हमें दिखाई नहीं देते, उनका इफेक्ट किसी भी तरीके के माइक्रोस्कोपिक स्केल पर विजिबल नहीं होता है। वो सब कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? बहुत ही शॉर्ट रेंज में, न्यूक्लियर स्केल पर। वो हैं दो कौन से? एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी उन्होंने पहले भी कर रखी है, आगे करेगी भी। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर करा था? किसके उस पर है? ग्रेविटी, सेब वगैरह कुछ याद है? तो लॉ था ना उसमें, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से आता है? चार्ज्ड बॉडीज की वजह से। इस वजह से चार्ज बॉडी, जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। उसी तरीके से आयंस होते हैं, कैट आयंस पॉजिटिवली चार्ज, एन आयंस नेगेटिवली चार्ज। तो चार्ज बॉडीज की वजह से जो फोर्सेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ पर लगते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए हमें न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ एक्ट करते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, बहुत ही शॉर्ट रेंज के फोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर रेंज। इसीलिए ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पर विजिबल नहीं है। तो ये भी समझ में आई। फंडामेंटल फोर्सेस से क्या मतलब है? द बेसिक फोर्सेस। सारे फोर्सेस इन्हीं चार फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, सबके सब इन्हीं की वजह से, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ की बात कैसे करते हैं? हमने नाम डाल दिया नेम ऑफ फोर्स, फंडामेंटल फोर्स, और यहाँ पर लिख दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ। और एक और कॉलम बना लेते हैं रेंज, किस रेंज तक वो वर्क है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में लगता है? कहाँ पर लगता है? किस चीज के बीच में? रॉकेट से
अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट के बीच में। सही जवाब है कि ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट के बीच में। पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो इतना छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एवरी पार्टिकल इन नेचर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। जैसे कि पेन है, तो ये पेन इसको दूर मान लिया जुपिटर प्लेनेट है, उसका कोई मून है गनीमेड मान लिया, ठीक है, नाम है मान लिया, उसके ऊपर एक स्टोन रखा है, तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, और वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्स्क्योर एग्जाम्पल देना पड़ता है स्टेप करके, तब वो ग्रेविटी की समझ आती है। जो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। सो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बस एक स्पेशल केस है। ग्रेविटी हर बॉडी के बीच में लगती है, यानी कि हमारी जैसे हमारी जो उंगली है, इस उंगली के पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स के हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर जाते हैं। इसी तरीके जो हमारे आसपास एयर है, उसके सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हर पार्टिकल पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं करता, हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। फिर बात आती है कि उसका हमें इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता है। उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों फोर्स में सबसे वीक है। सबसे वीक जो फोर्स है, फंडामेंटल फोर्सेज में, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बाकी फोर्सेस इन दोनों का तो हमें इफेक्ट वैसे भी नहीं दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली क्या करता है, इसके इफेक्ट को ओवरकम कर लेता है, इसके सामने वो दिखता ही नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अभी वो समझ में आएगा कैसे। दूसरा हम लिख रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट में लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस ऑर्डर में लिखने का रीजन है, हम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, और नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटी के कंपैरिजन में ये 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका नाम में ही वीक लिखा है, फिर भी ये इसके सामने वीक नहीं है, इसे 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। इसका एग्जाम्पल दें, हमने तो बता दिया कि बस अच्छा ग्रेविटी लगती है सब जगह, लेकिन बहुत ही वीक होती है। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल होता है। ये पेन है, इस पेन को हमने ऐसे पकड़ रखा, तो ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही कि नहीं? डाउनवर्ड को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से, तो ये नीचे जाना चाहिए था ना, छोड़ दें नीचे चला जाएगा। इसको किसने रोक रखा है? हमने, हम फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी, पूरी की पूरी अर्थ, पूरी अर्थ लगा रही है ना ग्रेविटी फोर्स। अर्थ कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, और हम कितने बड़े हैं? छोटे से, पर फिर भी हमने इसको रोक रखा है। हम पूरी अर्थ के फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं ना, पूरी अर्थ इसको नीचे खींच रही है, पर हमने अकेले रोक रखा है, ज़्यादा कुछ फोर्स भी नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से एक छोटी सी बॉडी भी है, जो फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। इतनी चीज क्लियर है? ये टिपिकल सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा सन ले लें और उसके अर्थ को डिफरेंस। ग्रेविटी वर्क कहाँ तक करती है? इन्फिनिटी तक। कोई भी डिस्टेंस हो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कहाँ आती है? 1 फर्मी, यानी 10 की पावर -15 मीटर की रेंज। एक न्यूक्लियस के टिपिकल साइज के बराबर इसकी रेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहाँ तक लगता है? और दूर तक लेंथ तक लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी रेंज क्या होती है? 10 की पावर -15। वैसे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे भी कम में मिलेगा, कम रेंज में, बट अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि सब न्यूक्लियर के साइज के।
इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने क्या बताया कि जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में वो सिर्फ 4 फोर्सेस के एक्सप्रेशन है, और वो 4 फोर्सेस हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस। इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है सिंगल कंडीशन में वो क्या होती है, इस तरीके से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे इतना स्ट्रॉन्ग होता है और वीक इतना होता है। ये दोनों फोर्स हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर यूजुअली नहीं दिखाई देंगे। यूजुअली क्या दिखाई देंगे, ऐसे मस्कुलर फोर्स, विंड फोर्स, जो भी फोर्सेस हम यूजुअली देख रहे हैं जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, वो सबका सब कैसा है नेचर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसीलिए वो ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। छोटे बॉडीज की ग्रेविटी हमें दिखाई नहीं देती, छोटी बॉडी की ग्रेविटी हमें दिखाई। एक और कॉलम बना सकते हैं, ये किसके बीच में लगता है, ग्रेविटी किसके बीच में लगती है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई मास है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, और यूनिवर्स में बाकी सारों जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके ऊपर वो लगाएगा और बाकी सारे पार्टिकल्स उसके ऊपर लगाएंगे। अर्थ की ग्रेविटी बस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि साइज अर्थ का बड़ा होता है, ठीक है। बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, अब ये विद मास बस हम डेफिनेशन के उससे पर्पज से लिखते हैं क्योंकि मास कौन से पार्टिकल का नहीं होगा, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज बॉडीज के बीच में, चार्जेस की वजह से आएगा। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेंगे, न्यूक्लियस में लगेंगे, न्यूक्लियॉन्स पर। ये भी बताएंगे, अभी तो समझ में आएगा। तो ये है हमारा 4th फंडामेंटल फोर्सेस का पूरा नाम क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, रेंज क्या है, कहाँ पर लगता है। हमारे पास जो अभी का सिलेबस है पूरा, उसमें ज़्यादातर पोर्शन हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा, यही हमें नेचर में दिखेगा। ग्रेविटी का भी हमारे पास पोर्शन है। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए हमारे पास डेडिकेटेड सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है न्यूक्लियर। बाकी सारे फोर्सेस आपको बहुत बार देख चुके, उससे फैमिलियर होते हो। न्यूक्लियर थोड़ा सा न्यू थीम है, तो उसको हम ओके पहले इतना कर लीजिए, फिर और बताएं। ये टेबल बनानी है, इसमें नहीं बनानी, टेबल बनानी। ओके, सभी ने कर लिया। फिजिक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या केमिस्ट्री से उसका कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में हम सारे के सारे फंडामेंटल लॉज, कोई चीज़ क्यों हो रही है इसकी स्टडी हमें करनी है, चाहे किसी भी तरह का फिनोमेना। तो एक बेसिक सा फिनोमेना पहले पूछते हैं, उसके बाद जिससे कि समझ में आए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले सभी लोग करते हैं। अगर कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से होता है तो क्या आंसर होगा, फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से होता है, कौन सा फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोलिजन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कौन से फोर्सेज हैं, स्प्रिंग भी है, उसमें भी जो टेंशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सब फोर्स में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कितना हो गया, समझ नहीं किया।
फिर एक सवाल पूछते हैं, बेसिक से 2 सवाल पूछते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछते हैं। पहला सवाल ये है, चार्ज बॉडीज तो सबको पता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें ये भी पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। हमने बोला प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस सभी को पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो चार्ज होते नहीं, उनको कोई मतलब नहीं जाने, न्यूट्रॉन को ग्रेविटेशन फोर्स बस लग रहा होगा। प्रोटॉन्स हैं, ठीक, जैसे बोरॉन का हमने एग्जांपल ले लिया, बोरॉन में कितने होते हैं प्रोटॉन्स, बोरॉन में कितने होते हैं, आसान सा पूछना पड़ेगा। कार्बन में कितने होते हैं, अच्छा बता, कितने, 3, 4, और कार्बन में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, हाँ 6, इसका एटॉमिक नंबर 6। अगर हम बाई रो पढ़ें पीरियड टेबल तो क्या आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, एटॉमिक नंबर आया 6, प्रोटॉन नंबर हो गया 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम हो गया 6। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं कार्बन में, कितने होते हैं कार्बन में न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के भी, तो जो एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है उसमें 6 होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि 6 होते हैं, ऐसा नहीं चलता है, अब नहीं चलता है। अब थोड़ा बहुत पूछा करें तो डिटेल में तुम्हें दोनों जवाब दें। तो पहली बात है 6 प्रोटॉन्स हैं, और वो सारे के सारे कहाँ हैं, न्यूक्लियस में एक ही पास है ना। अब वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल, तो प्रोटॉन कैसे न्यूक्लियस में, वो ऐसे अलग अलग चले जाने चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन तो देखो दूर दूर रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में एक दूसरे से दूर भागते हैं। फिर प्रोटॉन एक साथ न्यूक्लियस में कैसे रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, सेम चार्जेस रिपेल, तो प्रोटॉन को दूसरे को करना चाहिए रिपेल, तो न्यूक्लियस से अलग हो जाने चाहिए, बाहर भाग जाने चाहिए, क्यों नहीं हो जाते हैं, ये क्वेश्चन है ना। रीजन है यही, इन दोनों का कैसे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन ही है, कहा गया कि प्रोटॉन तो सेम चार्ज होते हैं तो वो रिपेल करने चाहिए बट नहीं करते, इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स होना चाहिए जो उनको रोक कर रखता है, उस फोर्स को नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स होता है जो न्यूक्लियर जो प्रोटॉन्स को रोक कर रखता है। देखो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि इसके इफेक्ट जो रिपल्जन होता है उनके बीच को, उसको ओवरकम कर लेता है और उनको रोक लेता है, इसीलिए प्रोटॉन्स स्टेबल होते हैं, न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो जाता। ऐसा सवाल किसी पूछा नहीं जाने करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेसिक्स, न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे तो करना पड़ेगा। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस तो सबको पता होगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियाई क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। न्यूक्लियस होता है सिंगुलर, प्लूरल होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल क्या होता है बैक्टीरिया का, उल्टा होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया ऑक्टोपस सिंगुलर होता है, प्लूरल ऑक्टोपाई होता है, ठीक है। तो लेकिन आजकल थोड़ा सा स्लैंग में ऑक्टोपसेस भी बोलने लग गए, तो कुछ जगह तुम्हें मिल सकता है ऑनलाइन, हालांकि कोई भी जर्नल देखोगे तो उसमें ऑक्टोपाई लिखा मिलेगा। उसी तरीके बिलाई जानते हो, BILLI, उसका सिंगुलर क्या होता है, बिलाई का देखना, ठीक है।
अब वो वाला भी लाइक बता रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब वैसे तो बहुत जगह पर है, जो बिलाई का सिंगल देख कर आ रहा है। सो न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। सो हम इसको अब हमें पता है कि एटम कैसा स्ट्रक्चर हम मानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, और सराउंडिंग शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, कैसे रिएक्शन होती है, क्या इनका एनालिसिस पोटेंशियल होता है, तो नेगेटिविटी, एफिनिटी, जो भी है सब कुछ पढ़ा। ठीक, अब हमें कहाँ पढ़ना? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है अभी तक के? नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। और एक एक्सपेरिमेंट इसमें फेमस है, का वो सुना होगा, रदरफोर्ड का। क्या नाम था एक्सपेरिमेंट का? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना। याद है किसी को अल्फा स्कैटरिंग में क्या होता है? क्या करते थे? इसके ऊपर क्या करते थे? अल्फा रेज, जो कि उस समय तक मालूम था कि वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अल्फा रेज क्या होते हैं? हीलियम के 2+ आयन। अब हीलियम में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2+ का मतलब क्या हुआ? उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 2 प्रोटॉन। तो ये सिंपली न्यूक्लियस, इसको ऐसे कर देते कि हीलियम का न्यूक्लियाई है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसके ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से रिपल होगा, उस बेसिस पर कहाँ पर वो दूसरे साइड पर पहुँचे, उसके बेसिस पर एक फॉर्म उसका बना। तो हमें स्टडी क्या करना है? अब न्यूक्लियाई। अभी तक न्यूक्लियाई के बारे में तो डेडिकेटेड चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, इसी में हमें पढ़ना है। अब न्यूक्लियस के बारे में चालू करें तो थोड़ा सा बेसिस रिवाइज करते हैं। 2 नंबर होते हैं, एक होता है Z और एक होता है A। Z किसे बोलते हैं? A किसे कहते हैं? ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं? X A और नीचे। अच्छा, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास की यूनिट नहीं, यूनिट जैसे थे ना, पहले उसको बोलते थे 1 AMU, एटॉमिक मास। आजकल क्या बोलते हैं? उसका एक नया नाम हो गया है यूनिफाइड मास। बताया था ना, यूनिफिकेशन और रिडक्शन, वो हो गया हमारा यूनिफाइड मास। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.66056 into 10⁻⁻27। इसको भी यूनिफाइड हो सकता है वैल्यूज। अच्छा, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ अ प्रोटॉन 1.660। मास ऑफ अ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6749 ना, या 6649। 1.6726। इसी तरीके एक न्यूट्रॉन का मास जो है पता होना चाहिए, 1.67 इंटू 1.67, आगे भी पता होना चाहिए, 6749 इंटू 10⁻⁻27।
अभी तक हम वैल्यू यूज़ करते थे सिर्फ 1.6 हमारे लिए यूज़ होती थी, उसको भी यूज़ नहीं करते थे, सब चीज़ का मास हम AMU में लिखते थे। ठीक है, पर इतनी चीज़ें लिखी कॉपी के पहले पन्ने में, सबसे पहले पन्ने में एग्जैक्ट वैल्यू। कभी कभी टेक्स्ट बुक्स में थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं, किसी में कुछ और मिल गई, किसी में कुछ और। इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31। इसको क्यों लिखा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हमें क्या पढ़ा था, बस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता था, रिएक्शंस कैसे हो रही हैं कॉम्बिनेशन में, न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इस बार फर्क पड़ेगा, वैल्यूज कॉपी के पहले पन्ने में दिया इसमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीजन भी हम अभी तक क्या देखते थे कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, दोनों मास को क्या लेते थे 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास सेम है? किसका मास ज्यादा है? मास किसका ज्यादा है? न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। न्यूट्रॉन मास के कंपैरिजन में ज्यादा मासिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों की वैल्यू सेम हो। ओके, एटॉमिक मास निकालना सबको आता होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की करते हैं, एटॉमिक नंबर भी पता होगा। ठीक, तो उसको हम रिवीजन नहीं करा रहे हैं। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार किसे कहते हैं? देखिए वो मास नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। आइसोबार या आइसोटोप क्या होते हैं? वो आइसोटोप, आइसोबार सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, उसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब सेम क्या? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी उनमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। न्यूट्रॉन का सेम न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। सेम होगा। यानी डिफरेंट, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो बता देंगे क्या हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी तरीके फिर आइसोबार में क्या होता है? सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या आ जाएगा? क्या चीज सेम होती है? इसमें सेम क्या रहेगा? किस चीज का नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होगा और न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होगा, बस उनका सम सेम होगा। इसके बाद कौन था? आइसोटोन। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम। इसके अलावा क्या रहेगा? Z भी डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। हो सकता है किसी स्पेसिफिक केस में दोनों इक्वल भी आ जाए, एटॉमिक मासेस इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब भी देखना है। जब हम कहते हैं कि एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? जैसे क्लोरीन का मास क्या होता है? अभी लिखना नहीं है, लिखने के लिए बता दें। का मास होता है 35.5
0.5 का वहाँ मतलब क्या है? क्या हाफ होता है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक आधा होता है उसमें? नहीं होता है ना। 35.5 एटॉमिक मास होता क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 35.5 कैसे आता है? क्या वो हाफ होता है? कैसे आता है? ये क्वेश्चन आया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया है, और ऐसा ही हो कि फिजिक्स में आया था। इसमें क्या मतलब होता है? जब किसी चीज के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, जब किसी चीज के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोप में क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही डिफाइन करता है ना कि कोई कौन सा एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस आते हैं। यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम्स दो तरह के होते हैं। एक एटम्स का मास क्या होता है? 35, और दूसरों का क्या होता है? 37। दो मासेस वाले एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और दोनों होते किसके हैं? क्लोरीन के। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इफ समवन आस्क्ड अस व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो हम कौन सा बताएंगे? 35 या 37? 35 बताएंगे? 37? कौन सा बताएंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एवरेज लेना पड़ेगा। वो भी कैसा? वेटेड एवरेज। तो ये वाले जो एटम होते हैं नेचर में, अगर जेनेटिकली हम कहीं पर कोई सैंपल लेंगे तो उसमें 75% एटम्स मिलेंगे ये, और 25% मिलेंगे ये। अप्रोक्सीमेट नंबर है, ऐसा नहीं मिल जाएगा कि नेचर में बस 75 वाली मार्केशन ना। इनका करेंगे एवरेज, बट किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? इसका वेट ज़्यादा होगा, 75%। इसका एवरेज लेने पर 35%। ऐसा नहीं है 35.5 का मतलब कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हाफ। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियॉन्स। हेडिंग डालो, अब लिखना है। न्यूक्लियाई लिख दिया है। सबसे पहली हेडिंग डालनी है न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स लिखना है इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स both are collectively called न्यूक्लियॉन्स। दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, because they reside in RESIDE, because they reside in न्यूक्लियस। वो कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस। reside in because they both reside in प्रोटॉन, प्रोटॉन it is a fundamental particle, it is a fundamental particle it is a fundamental particle with a positive charge of 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 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 10 to the power 19 coulomb
कैपिटल सी कूलॉम प्रोटॉन 1.6 into 10 की पावर -90 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इट हैज मास ऑफ कितना है 1.6726। ये भी इम्पोर्टेंट आएगा कि जो मास के डिफरेंसेस है ये ऐसे नहीं है कि ऐसे हैं। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे इतने क्वेश्चन सोचते होंगे कि याद नहीं होंगे, करनी पड़ेगी। 1.6726 into 10⁻⁻27 kg। इट हैज मास दिखाया था ना, इसको थोड़ा सा एडिट कर लो, लिख लो रेस्ट मास REST। इट हैज रेस्ट मास, रेस्ट REST, वो डुअलिटी वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज an intrinsic INTRINSIC ब्रैकेट में स्पिन, इंट्रिंसिक ब्रैकेट में स्पिन, स्पिन SPIN स्पिन ब्रैकेट बंद, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1/2 पढ़ा होगा ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है क्वांटम नंबर, नहीं पढ़ा है स्पिन। चलो ठीक है, स्पिन पढ़ोगे वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम बस में लिखा दे रहे हैं कि हाँ होता है। प्रोटॉन का भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रॉन का होता है +1/2 -1/2, इसका होता है सिर्फ और सिर्फ 1/2। एंड इसी में आगे एंड a small magnetic moment small magnetic moment फुल स्टॉप। ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। इतनी इंफॉर्मेशन है जिसकी मैं बार बार जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन में क्या है, इट इज अ न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या लिखना इसके ऊपर, यानी न्यूट्रल होने से क्या मतलब हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना होता। इट हैज रेस्ट मास ऑफ रेस्ट मास क्यों बोलते हैं, जैसे ये बॉडी है, इसका कुछ मास है, अगर इसको मोशन कराएं तो इसका मास उतना ही रहेगा, बढ़ जाता है। ठीक, जैसे स्पीड बढ़ती है इसका मास बढ़ जाता है। तो हम मान रहे हैं कि ये रेस्ट पे जब प्रोटॉन रुका हुआ है, न्यूट्रॉन जब रुका हुआ था उसका मास कितना होगा, क्योंकि जब वो मूव करेगा उसका मास चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये मास एब्सोल्यूट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा स्पीड के साथ। रेस्ट में इतना है, इट हैज़ रेस्ट मास ऑफ 1.6749 into 10⁻⁻27। इट आल्सो हैज़, नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो हैज़ रेस्ट मास ऑफ 1.6749 into 10⁻⁻27 kg। 27 kg. It also has intrinsic angular momentum. It also has intrinsic angular momentum. It also has intrinsic angular momentum.
also has intrinsic angular momentum 1/2 and spin and small spin moment and small spin moment क्या and small spin moment and small spin moment small magnetic moment spin को दिखाएगा magnetic spin small magnetic moment दोनों का छोटा सा स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, उसको हम यूजली हमें उससे कोई मतलब है। ओके, इसके बाद हेडिंग डालनी है आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप, एक ही डालनी है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप। आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसो तुम्हें कई जगह मिलेगा। एक आइसोबार यहाँ पर है, एक और भी तुम्हें आइसोबार मिलेगा। इसी तरीके आइसोपोरिक भी मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, जिसमें बाद में मिलेगा। आइसो का मतलब तो सेम। आइसोमर्स भी मिलेंगे, बहुत जगह आइसो मिलेगा। सो फिलहाल लिख लो आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। सबसे पहले लिखेंगे क्या? when पहला पॉइंट है when atoms of same element, when atoms of same element when atoms of same element ब्रैकेट में सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट के कब होंगे? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर एटॉमिक नंबर हम मान लो हाइपोथेटिकली किसी का चेंज कर दें तो क्या होगा? वो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर हम बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 से बदल करके 6 कर दें तो वो क्या बन जाएगा? कार्बन। ऐसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होते ना। मान लो कि हमने किसी का, हमारे पास कोई भी तरीका है जिससे हम प्रोटॉन का नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रोटॉन का नंबर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट ही बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ब्रैकेट में क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग different number of neutrons, but having different number of neutrons। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ क्या है? ब्रैकेट में डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सेम एटॉमिक नंबर ब्रैकेट 1 बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ब्रैकेट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फुल स्टॉप। उसी में लिखना है आइसोटोप्स हैव, उसी पॉइंट में कंटिन्यू करना, फुल स्टॉप लगा कर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, फुल स्टॉप लगा करके लिखना है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्लेयर करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? इसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी डेंसिटी, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज,
का जो डेंसिटी है, इसके अलावा कैसे वो रिफ्रैक्शन लाइट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके अलावा फॉर्मेशन में कुछ समय क्रिस्टलन में, इन सब में डिफरेंस आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ। ये हो गया आइसोटोप। फिर क्या लिखना है नेक्स्ट पॉइंट आइसोटोप। इसमें क्या है एटम्स ऑफ सेकंड पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो क्या उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर ही ब्रैकेट में लिखेंगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ब्रैकेट में डिफरेंट एटॉमिक नंबर but having same number of क्या सेम है, क्या सेम रहता है, एटॉमिक मास, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं कलेक्टिवली, न्यूक्लियॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यों हम इसे अलग से कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड सेम एटॉमिक मास ब्रैकेट में हो गया। आर कॉल्ड क्या कहते हैं उन्हें, आइसोटोप, फुल स्टॉप। उसमें क्या लिख लेंगे, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल भी चेंज ही होती हैं। लिख लो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, they have different chemical and physical properties, they have different chemical and physical properties। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? फिर लास्ट में क्या है, आइसोटोप्स। इसमें क्या है, एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में हो जाएगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ब्रैकेट में डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पर वो डिपेंड करता है ना, कभी सेम भी हो सकता है, अगर सेम होता है तो आइसोटोप है, और कभी नहीं भी हो सकता है, हाँ, जैसे कि बोरॉन हाइड्रोजन बदल सकता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में but same number of neutrons, but same number of neutrons are called इसमें प्रॉपर्टीज वाला मत लिखना, क्योंकि obvious सी बात है डिफरेंट ही चीज़ें हैं, बस नीचे लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स, एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। एक एग्जाम्पल यही हो गया, तो ऐसे नंबर 1 डाल करके देखो एंड लगा करके, ठीक है, एंड लगा करके आइसोटोप हो गया पहला। ये इसके आइसोटोप्स है, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, दो होते हैं 35, 75। ये पहला सेट हो गया आइसोटोप का। नंबर 2 एग्जाम्पल से हम बहुत सारे लिख सकते हैं,
दूसरे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हाइड्रोजन के ऐसे लिखना है, अगर हाँ चाहो तो क्या लिख लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके अलग से नाम दिए होते हैं। प्रोटियम PROTIUM, प्रोटियम, ड्यूटेरियम DEUTERIUM लिख दें। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसका फ्यूजन रिएक्टर्स में काफ़ी फ्यूजन में यूज करा जाता है। इसके अलावा कार्बन के भी 2 होते हैं, एक होता है 12 और एक होता है 14। इसी तरीके बहुत सारे पौधों के मिलेंगे, ज़्यादातर ये होता है इट्सेट्रा, कितने काफ़ी है। ओके, उसके नीचे क्या एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार में क्या होगा, वो एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, बट उनका एटॉमिक मास सेम होगा। इसमें लिख लो, ये है ना हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3, हाँ हाइड्रोजन और हीलियम डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एग्जाम्पल्स हमें याद बहुत ज़्यादा नहीं करने होते हैं, बट क्या है क्लोरीन का और हाइड्रोजन का, इसका जरूर याद होना चाहिए। कार्बन का 12 और 14 होता है, वो ऐसे याद होगा। तो इसमें इतना ही लिखा है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इसका आइसोटोप। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए ना। इसमें एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखना है, है 198 और गोल्ड है 29। अच्छा, तुमने पीरियोडिक टेबल देखी है क्या? याद कर 197 और नीचे के 79। स्टैंडर्ड में तुम्हें कहीं भी लिखा गया तो ये दोनों नंबर तुम्हें इस साइड में, पीरियोडिक टेबल पे इस साइड में देखना है, हमेशा दूसरी साइड होंगे। जब ऐसे लिखते तो इसको बोलते हैं स्पीसीज, इसको बोलते हैं स्पीसीज ऐसे। ठीक है, इतना हो गया। अब हेडिंग है मेन, फाइंडिंग एटॉमिक मास। फाइंडिंग एटॉमिक मास, बस यही है हेडिंग है, फाइंडिंग एटॉमिक मास। हाँ हेडिंग, फाइंडिंग एटॉमिक मास, इसको हटा रहे हैं। वैल्यूज हम पूछेंगे, बताना जब भी पूछेंगे। फाइंडिंग एटॉमिक, इसमें पॉइंट है टू फाइंड द एटॉमिक मास, टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट find the atomic mass of an element, weighted average of its isotopes is taken as the atomic
atomic taken as the atomic mass. For example, normal chlorine contains 75% of chlorine ठीक, and 25% of इसका क्लोरीन 75% ऑफ 25 कितना है क्लोरीन 35 और 25% कितना है 70 क्लोरीन। ये वाला क्लोरीन लिखना है ऐसे, ये क्लोरीन ऐसे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है क्या? एटॉमिक मास कहाँ होता है, एटॉमिक नंबर। देन नेक्स्ट इसमें लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन से फ्रेश लाइन से ऐसे। कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इस केस में? जो परसेंटेज दिया वेटेड एवरेज पता है क्या होता है? एवरेज तो पता होगा ना सबको, सम करते हैं इसका, फिर डिवाइड कर देते हैं। वहाँ का मतलब क्या होता है? डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, इसका मतलब कि सभी को हम बराबर वेट दे रहे हैं, यानी सबकी वैल्यू सेम है। वेटेड एवरेज में हर किसी की वैल्यू डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो ऐसे लिखेंगे 75% ऑफ मास ऑफ क्लोरीन प्लस 25% ऑफ मास ऑफ क्लोरीन। ये तो समझो। क्या हो जाएगा 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 30। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 35 प्लस 1/4 इंटू 37। और सिंप्लीफाई करेंगे सबका एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 35 कितना होता है 3 इंटू 35 37 इंटू 1 ऐड करने पर कितना आएगा 75 जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 12 कितना बचा 4 5 20 डेसिमल लगाएंगे। इस वजह से क्लोरीन का मास 35.5। क्लोरीन क्या मास ले लेते हैं Mu एक्सक्लूडिंग। और फिर से बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना होता है, इसकी वैल्यू पॉइंट होती है 75.4, तो इसकी क्या हो जाएगी 100 माइनस 75.4 यानी 24.6। इसलिए 35 तो यहाँ एरियो में लिखा है, एग्जैक्ट मास उससे चेंज होता है, इसलिए इसका भी एग्जैक्ट नहीं होता है, चेंज होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है एरियो में 1 एरियो 1.008 एरियो होता है। ध्यान दिया है प्रेडिक्टेबल पर, डिफरेंट वैल्यूज होती है, पॉइंट्स पर वैल्यूज होती है, उसका गोल नंबर कैसे बोलते हैं। तो ये भी बस तरीका समझाने के लिए, ओके, बस तरीका समझाने के लिए।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली वैल्यू 35.48 समथिंग आती है एग्जैक्ट वैल्यू। तरीका आना चाहिए, बाकी तो कर ही लो। अभी तक जो पढ़ा इसमें कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं फिर, तब तो पता चले कि अभी तक जो हमने पढ़ा सही से समझ में आया कि नहीं। MTG अब सब लोग ले सकते हो, अब आ गई होगी मार्केट में, पता करना। फिलहाल क्वेश्चन लिखना है। Which one of the following pairs of nuclei, क्वेश्चन है, which one of the following pairs of nuclei which one of the following pairs of nuclei are isotones, are isotones। इसके बाद ये 4 ऑप्शन लिखने हैं। Which one of the following pairs of nuclei are isotones? तो ये 4 ऑप्शन लिखने हैं। ये है सेलेनियम 34, ये क्या होता है जी? ये गैलियम 31, 71। ये क्या है? स्ट्रोंशियम 3884, 3856, मोलिब्डेनम 4292। ये क्या होता है? जिर्कोनियम 4092। ये क्या है? कैल्शियम 2040। ये फर्स्ट वाला आइसोटोन। ठीक है, हो गया एक ऑप्शन। सब लोग बताओ। बी। ठीक है, सब लोग देखो, कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट को टाइम है, निकालो इसमें से कौन सा आइसोटोन है। बताओ। इसमें से कौन सा आइसोटोन है? सब लोग बताओ। आइसोटोन्स किसे कहते हैं? इसमें क्या सेम हो, हमें बस सेम पर फोकस करना होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो। तो हर किसी के न्यूट्रॉन्स निकाल लो। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे ये पता है या नहीं? फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर ए। ठीक है, ओके। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये होता है सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को सेपरेट करेंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन को सेपरेट। तो सभी का एटॉमिक मास में से हमें क्या सिर्फ माइनस करना है? न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ माइनस करेंगे 74 माइनस 34 कितना आएगा? कितना आएगा? 74 माइनस 34 40। गुड। 70 माइनस 1 माइनस 31 40। यही हो गए आइसोटोन। यहाँ पर चेक करते हैं 84 माइनस 38 कितना होता है? 84 माइनस 38 34 आएगा। 84 माइनस 38 होगा 46। 86 माइनस 38 कितना होगा? 48। 92 माइनस 42 कितना होगा? 50। 92 माइनस 40 52।
42, क्योंकि डिफरेंट है, ये आइसोटोन नहीं हो सकता, ये आइसोटोन नहीं हो सकता। यहाँ क्या हो गया 40 और 20 और 30 to 60, ये भी आइसोटोन नहीं है। ओके, सिर्फ कौन सा है? गुड, समझ गए क्वेश्चन सभी लोग? ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन्स के नीचे चाहो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 2005 का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ओके, 2005 का क्वेश्चन सबने लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। what is the number of nucleus? What is the number of nucleus? Sorry, what is the number of neutrons? What is the number of neutrons and protons of X Z A? हमें बताना है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो सभी लोग कॉपी में लिखो, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, लिखो दोनों में वैल्यूज देखें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका भी वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे A माइनस Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z। सिंपल सी चीज है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफिनीशन से ही Z हो जाता है ना, एटॉमिक नंबर कहते हैं कि इसको लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में दिमाग लगाना, वो बस ऊपर लिखा भी था, इसलिए यहाँ पे ठीक है। एटॉमिक मास में से Z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या होगा? माइनस प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये क्वेश्चन है 2000 जो मॉडर्न फिजिक्स होती है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी नंबर की भी होते हैं, क्योंकि ऐसे ही आते हैं, कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल ओरिएंटेड और डीप हमें पढ़ना नहीं पड़ता। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन की अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। इन द न्यूक्लियस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यूक्लियस ऑफ ये इतना, इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस, इन द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, number of protons, neutrons and electrons, number of protons, neutrons and electrons, number of neutrons, protons and electrons are dash। यानी हमें बताना है कि कितने प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन्स होंगे। क्वेश्चन किसी का छूट गया? इन द न्यूक्लियस
ठीक है, ओके ओके। किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। सिंपली लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कितना है इसमें? 11। ठीक, क्वेश्चन ऐसा करते कैसे हैं? ऐसा क्वेश्चन ऐसे पहले लिखेंगे z इज इक्वल टू 11, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ये फॉर्मूला है a माइनस z, तो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के, तो वो हो जाएगा 11। अब एक एटम जब तक कि हमें उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा है तो हमें एज्यूम करना है कि वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? 11। अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है 1991 का। ठीक, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, ये है ना एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा। एक क्वेश्चन है बढ़िया, इसमें सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। द न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई ये है C614। द न्यूक्लियाई नहीं, and the nuclei ये दोनों can be described as चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। दूसरा ऑप्शन है आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है आइसोटोप्स। चौथा ऑप्शन है आइसोबार्स। तीसरा कैसे निकालेंगे? सभी के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स पहले निकालो दोनों के, न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन और न्यूट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? हाँ, 1 कैसे? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो 13 माइनस 6 कितना आया? 7 न्यूट्रॉन्स। और यहाँ क्या आएगा? 7। दोनों के न्यूट्रॉन्स क्या आ गए? जब न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा नहीं, थर्ड एक क्वेश्चन है 1991 का। कितना मतलब क्या ही कहें, क्वेश्चन को पूछा है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई किसका बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है ना। ठीक है, आएगा नहीं, अब नहीं आएगा। 1991 में आके चला गया, अब नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे बेसिक्स कैसे क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इजी, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ रहती है। एक बार समझिए तो काम है। फिर क्वेश्चन लिखना है, एक और क्वेश्चन लिखना है। इस टॉपिक का जितना हमने पढ़ा उसका लास्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आया है। बाकी क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा तुम लोग को भेज देंगे ग्रुप पे,
उससे तुम लोग अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, ये के तो सारे क्वेश्चन करा दिए, प्रीवियस के तो सारे करा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो देते हैं। बाकी तुम लोग को हमने बताया था फिंगर टिप्स पीजी की आती है, उसके अलावा और भी कोई भी तुम चाहो तो जी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन से ही रिवीजन होगा, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डायरेक्टली ऐसे नहीं। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसे नोट करना। एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81। यूनिट नहीं लिखी है, तुम्हें खुद से समझनी है यूनिट क्या होगी। यूनिट हमेशा क्या होगी, एटॉमिक वेट की बात होती है। एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को 0.81 हिस्सा लिया, बाकी काट के फेंक दिया है, नहीं ना। ऐसा मास क्यों आ रहा है पॉइंट में, किसकी वजह से आता है, वेटेड एवरेज की वजह से। एंड इट हैज 2 आइसोटोप्स, एंड इट हैज 2 आइसोटोप्स। कौन कौन से 2 आइसोटोप्स हैं, B510 एंड B511। There are 2 isotopes of boron. Okay, atomic weight of boron is 10.81 and it has 2 isotopes, B510 and B511. Full stop. Then the ratio of, easy question नहीं है, then the ratio, पर easy है बहुत ऐसे तो, then the ratio of boron 510 is to boron 511 in the nature, then the ratio of boron 510 is to boron 511 in the nature will be what? Will be what? Question mark. Will be what? WHAT वाला। बोरॉन is 2, बोरॉन is 11 के बाद क्या बोला आपने? That in nature रेशियो क्या होगा इसका, क्या होगा निकालो, कैसे करेंगे, हमें रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन तो दिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन तो दिए, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। हमने क्या देखा था, आइसोटोप्स जब होते हैं तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, क्या लिखा था उसमें, प्रोटॉन, क्या लिखा था, टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद आइसोटोप्स क्या होगा, क्या होगा, वेटेड एवरेज होगा, वेटेड एवरेज। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए था, परसेंटेजेस पता होने चाहिए थे ना। क्या हमें परसेंटेजेस पता है, हमें निकालना क्या है, यूनिट परसेंटेज का रेशियो निकालना है ना। तो हम कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज रख दें ना, तो आंसर आ जाएगा ना। प्रॉब्लम क्या फंस रही है, यहाँ तुम लोग को जिसकी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ किसकी प्रॉब्लम है, मैथ्स की, रेशियो कैसे सॉल्व करें, हमें तो परसेंटेजेस भी नहीं पता ना। तो 2 कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, परसेंटेज का, रेशियो का। लिखेंगे ऐसे, लिखते चलो, लेट परसेंटेज इन नेचर ऑफ, किसका लिख लें, इसका लिख लें, इसका लिख लें, जिसका बताओ उसका लिख, क्योंकि इसका रेशियो निकालना तो इसी को लिखना इजी रहेगा। B5 B X, इसको हम क्या मान लेंगे, इसका परसेंटेज कितना है, X%। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप किसी को प्रॉब्लम है नहीं। हमने क्या करा, क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है, उस वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में एज्यूम कर लिया, अलजेब्रा में लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा, देन परसेंटेज इन नेचर
ऑफ किसका, इसका कितना हो जाएगा, इसका B5 11 वाले का कितना हो जाएगा, y दो वेरिएबल एज्यूम करेंगे तो रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, दो इक्वेशन मिनिमम, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी मिनिमम इक्वेशन चाहिए होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन इक्वेशन होने के बाद में सॉल्व। अब ये चीज थोड़ा सा समझो, ध्यान रखना आगे से, इसे x% माना, नेचर में सिर्फ दो ही आइसोटोप है ना, पूरी चीज के परसेंटेज को क्या कहते हैं, कितना होता है 100, तो ये x है तो ये कितना होगा 100 माइनस, यही चीज है जो डिस्टर्ब करती है, 100 माइनस x, ओके, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें किसका एटॉमिक वेट दे रखा है, बोरॉन का ना, तो एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन क्या होगा, जितना इसका परसेंटेज वही पहले वाले एग्जांपल से समझना, क्या हो जाएगा x% ऑफ B510 प्लस 100 माइनस x% ऑफ B5 मास ना, दोनों में क्या हो जाएगा ऑफ मास, वैल्यू रखते हैं, ये कितना है 10.81 है ना, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81, क्लियर है सबको? x परसेंटेज का मतलब हो गया x% ऑफ, इसका मास कितना है, इसका देगा मास 10, x% ऑफ 10 यानी x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू इसका कितना मास है, तो 10.81, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन सीधे मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 100 माइनस 11, 10x माइनस 11x कितना बचा, x को ले जाते हैं, हाँ 100 काम ज्यादा नहीं सर, उससे पहले तो मैंने नहीं पढ़ा था, 100 करवाया था अपॉन 100, वो परसेंटेज था ना, डायरेक्ट परसेंटेज लिखना है लास्ट में, अच्छा अगर चाहो तो अभी भी कर सकते हैं, वो सब में 100 लगा दिया, 1000 लगेगा, ठीक है, वरना लास्ट में हम इसमें करके डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन 100 करेंगे तो एक 10 इसमें कैंसिल होगा, इसको छोड़ो, x/10 आएगा, x/10 आएगा इधर, तो 100 आएगा, 100 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सर ये वाला x/10 आ जाएगा, इंटू 100, 10x माइनस 11x कितना हो गया, माइनस x 11, 100, इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 1100 माइनस 1081, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इस पूरी चीज को क्या किसी कराओगे, डिवाइड हो जाएगा, दूसरा हम बताएंगे सर वो वहाँ पे जो आपने 10x लिखा है वो वहाँ पे x होगा खाली सर, क्यों, x इंटू 1 x ही होगा, आपने 0 0 कट कर दिया है ना, नहीं बाद में नहीं काटा ना, एलसीएम ले लिया, अच्छा ऐसे लेंदी हो रहा था सॉल्व करना, यहाँ पर लिखा है ऐसे, देखो लिखेंगे 1100, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 माइनस x कितना आ गया 98, यानी इसका परसेंटेज कितना है 19%, तो इसका कितना होगा 100 माइनस 19 कितना होता है 51, रेशियो हमें ये दोनों में निकालना था ना, तो क्या हो गया 19 रेशियो, ओके, ऑप्शन नंबर सी आगे आंसर, किसी को दिक्कत है इसमें, इसके क्वेश्चन आएगा ऐसे, कैसे करना है, एक के परसेंटेज को मानेंगे x,
दूसरे को मानेंगे तो 100 माइनस, उसके बाद यहाँ पर 10x प्लस का और माइनस 10x माइनस 11x को क्या करना, नोट करो, फोटो मत लीजिए। ये देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन 2014 में 10th के बोर्ड्स में आया था, थ्योरी के बेस पे कुछ हमने दिया। इसके अलावा ये क्वेश्चन इसके बहुत से रिपीटिंग आते रहते हैं कई एग्जाम्स में। ये 2 के बेसिस पर है, कभी कभी 3 के बेसिस पर भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें 1 का परसेंटेज दे रखा है, जैसे दे दिया 50%, सो टोटल में से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया 50%, सो बाकी दोनों का सम होगा 50%। दूसरा अगर एक को x एज्यूम करेंगे, दूसरा 59, पर तुम लोग में उसका आने का चांस बहुत ही कम। तो अभी तक जितना हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बेसिस पर इतने क्वेश्चन हैं जो में आए हैं, इससे ज़्यादा कोई अलग क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम है इसमें। अब इसका तरीका क्या होता है, प्रैक्टिस, इसके कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इतना बड़ा लिखना पड़ा है वो नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें वैल्यूज रख देंगे और उसमें भी हमें पता चलेगा कि इसका 100 टाइम्स करना है, इसका 100 टाइम्स करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो लोग ये स्टेप भी नहीं लिखते हैं, सीधे यहाँ आ जाते हैं सॉल्व कर देते हैं। और प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऐसे करना पड़ेगा, इसमें लगेगा टाइम, इसीलिए प्रैक्टिस। एक चीज़ जो बतानी है वो ये है कि कल क्लास ऑफ रहती है, किसी को अगर ना पता हो तो वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कल क्या रहेगी, क्लास ऑफ रहेगी। ठीक, अरे रिंग डालो। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, टाइम नहीं हुआ, एटॉमिक साइज हेडिंग है एटॉमिक एटॉमिक साइज। एक ही टॉपिक पढ़ोगे, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक जो पढ़ा है? अब थोड़ा सा नई चीज में जा रहे हैं। अभी तक ये जो पढ़ा है ये सब पहले पढ़ा रखा है, 12 नहीं। एटॉमिक साइज, एटम्स का जो साइज होता है, एटम का अच्छा शेप कैसा होता है, हम एज्यूम करते हैं स्फेरिकल, है ना, बट इज इट स्फेरिकल, हमें नहीं पता कैसा होता है, हम स्फेरिकल बस एज्यूम करते हैं। न्यूक्लियस भी हम कैसे एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल, ठीक। हम अब हाँ ऐसे नहीं, एटॉमिक साइज लिखा एंड न्यूक्लियर साइज, एंड न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियस का साइज, हाँ न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर। सो न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं। एटम में न्यूक्लियस कितना बड़ा होता होगा, जैसे एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होता होगा, हाँ। एक क्वेश्चन है क्लास 11th में NCERT में है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस को सुई की नोक के बराबर कर दें, मतलब होता तो एटम बहुत छोटा है, एज्यूम करो कि हमने उसको ऐसे बड़ा कर दिया किसी तरीके से, कितना बड़ा कि सुई की नोक के ऊपर वो आ गया, सुई की नोक के ऊपर रहेगा, क्या दिखेगा, अभी भी दिखेगा नहीं, बहुत ध्यान से आप देखो दिखेगा। सो अगर उतना बड़ा न्यूक्लियस हो तो उसकी जो सबसे पहली इलेक्ट्रॉन शेल है वो कहाँ होगी, तो आंसर है कि जैसे यहाँ है तो वो जो चौराहा है, ये बालागंज चौराहा कितनी दूर है, जब न्यूक्लियस इतना सुई की नोक के बराबर होगा। तो ये जो हम ऐसे बनाते हैं बहुत छोटा है, ये लाइन अगर हम इसके एक्चुअल साइड में बनाएंगे तो बहुत दूर जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दूर, ठीक। एटम बहुत बड़ा होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत दूर होते हैं, न्यूक्लियस उसके सेंटर में है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें, एटम का साइज हम किस में नापते हैं, 10 की पावर माइनस 12 मीटर के केस में, ठीक है, 12 मीटर
10 की पावर -12 मीटर। एटम का न्यूक्लियस का साइज हम किसमें नापते हैं? उसका 1000 पार्ट, यानी 1000 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा आएगा, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक, लिख लो पहला पॉइंट, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम is typically size of atom is typically P by P I C A double Y is typically found to be is measured in typically measured in order of 10 raised to the power -12, 10 raised to the power minus order of 10 raised to the power -12 मीटर। कितनी रेंज में? while 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 size of nucleus is of the order of 10 raised to the power -15, 10 raised to the power -15 मीटर। ओके, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ओके, मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास, कुछ चीज इसको मेजर करते हैं। एटम्स का मास हम आज मेजर कैसे करते हैं? अगर जैसे हमें मेजर करना है बोरॉन का मास, कैसे मेजर करेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से नहीं करते हैं। हमें कैसे पता है कि प्रोटॉन कितने हैं? हाँ चलो वो भी चीज़ तुम कह सकते हो, पर उससे नहीं करते। हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एक समय था हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स कम होते थे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसका एक्सटेंसिवली यूज होता है। इसके अलावा और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा मास स्पेक्ट्रोमीटर ही। सो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम मेज़र करते हैं एग्जैक्ट मास। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऐड करके नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए फ़िलहाल क्या है कि जो साइज़ है वो किस ऑर्डर में होता है? 10 की पावर -15 मीटर, जिसे हम कहते हैं पर मीटर। देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा गया, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि जो मास जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस क्या बाहर। ओके, आज के लिए फिर रहने दो इतना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। कल ऑफ रहेगा, कल फ्राइडे है। तो मैं साइंस का